हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले एनसीईआरटी क्लास 9 का ये अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग। तो आइए देख लेते हैं अभ्यास का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्राकृतिक का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि मानव को एक संसाधन माना जाता है। संसाधन के रूप में लोग किसी देश के कार्यरत लोगों को उसके वर्तमान उत्पाद, कौशल एवं योग्यता का वर्णन करने का एक तरीका है। यह मानव की क्षमताएं हैं जो भौतिक सामग्री को एक मूल्यवान संसाधन में स्थानांतरित करने में मदद करती है। अन्य संसाधन की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आती है, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधन से कैसे भिन्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव संसाधन उत्पाद के लिए भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का उपयोग करता है। लोगों का एक परिसंपत्ति बनाया जा सकता है यदि हम उसमें शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा निवेश करें। जिस प्रकार भूमि, जल, वन, खनिज आदि हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी एक बहुमूल्य संसाधन है। अन्य संसाधन अपने आप उपयोगी नहीं हो सकते। यही कारण है कि मानव संसाधन को अन्य संसाधन से बेहतर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षा मानव पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। एक उचित शिक्षा और प्रशिक्षण इस मानव पूंजी के गठन को सक्षम बनाता है। एक शिक्षित आबादी एक संपत्ति, एक संसाधन। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शिक्षा ही है जो एक व्यक्ति को उसके सामने उपलब्ध आर्थिक अवसरों को बेहतर उपयोग करने में सहायता करती है। शिक्षा श्रम की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, कुल उत्पादकता में वृद्धि करने में भी सहायता करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव पूंजी निर्माण स्वास्थ्य की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता का एहसास होने की अधिक संभावना है और यह अर्थव्यवस्था के लिए एक संपत्ति बन सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति को अपनी क्षमता का एहसास कम होता है और यह अर्थव्यवस्था के लिए एक दायित्व बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आती है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे क्षमता की एहसास में मदद करता है और उसे बीमारी से लड़ने की क्षमता भी देता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति अपने काम के स्थान के लिए एक दायित्व है। किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य सीधे उसकी चंचलता से जुड़ा होता है। अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक दक्षता और अधिक उत्पादकता के साथ काम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन के निष्कर्षण और प्रसार से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्सर्जन के क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियां हैं। ओके, द्वितीय क्षेत्र में आपको प्राकृतिक संसाधन के प्रसंस्करण से संबंधित गतिविधियां शामिल है, विनिर्माण के क्षेत्र में शामिल है। एवं तृतीय क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो विभिन्न सेवाओं के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बीमा आदि तृतीय क्षेत्रों का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं में क्या अंतर है? तो राष्ट्रीय आय में मूल्य जोड़ने वाली गतिविधियां को आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। इसके दो भाग होता है। पहला होता है बाजार गतिविधियां जिसे वेतन या लाभ के लिए उत्पादन होता है, और गैर बाजार गतिविधियां जिसे स्वयं की खपत के लिए उत्पादन होता है। तो गैर आर्थिक गतिविधियां वे हैं जो राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो घरेलू काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले व्यक्ति में नियोजित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षा और कौशल बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के प्रमुख निर्धारक है लैंगिक भेदभाव का कारण। महिला को आमतौर पर शिक्षा और राष्ट्रीय आय के योग्य योगदानकर्ता बनाने के लिए आवश्यक कौशल से वंचित किया जाता है। नतीजतन अधिकांश महिलाओं के पास अल्प शिक्षा और कम कौशल का गठन है। इसका कारण है कि उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? तो बेरोजगारी का अर्थ होता है जब लोग काम करने के इच्छुक हो किंतु उन्हें रोजगार न मिले। यह स्थिति विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक देखने को में आती है। कामगार में
25 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के लोग आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पर क्या है परछन और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? तो परछन बेरोजगारी क्या होता है, पहले ये देखते हैं। जब कोई व्यक्ति वास्तव में आवश्यकता से अधिक काम कर रहा होता है तो इस स्थिति में परछन बेरोजगारी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कृषि गतिविधियों में 8 लोग लगे हुए हैं लेकिन इस कार्य गतिविधियों को वास्तव में 5 लोगों की सेवाएं आवश्यक है तो यह 3 व्यक्ति अतिरिक्त है। अगर 8 में से 3 लोग को वापस ले लिया तो क्या होगा? तो कुल उत्पादक अप्रभावित रहेगा। ओके, मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग साल के कुछ महीनों के दौरान ही नौकरी पा पाते। उदाहरण के लिए, कृषि मजदूर व्यस्त मौसम के दौरान अर्थात बुवाई, कटाई, निराई और गहना के दौरान ही काम करते हैं। यह भारत में कृषि के मौसमी चरित्र के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आती है, शिक्षित बेरोजगार भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगार ऐसी स्थिति है जहां मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि वाले कई युवाओं को उपयुक्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है। भारत में एक बड़ी आबादी है, हर साल बड़ी संख्या में लोग स्कूल और कॉलेज से स्नातक होते हैं, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन शिक्षण संस्थाओं से निकलने वाली शिक्षित लोगों की संख्या के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है। इसके कारण शिक्षित बेरोजगार भारत की एक अजीबोगरीब समस्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत कृषि और इसके आधारित उद्योगों में अधिकतर रोजगार के अवसर निर्माण कर सकता है। कृषि अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक श्रम अवशोषित करने वाला क्षेत्र है। जब कुशल और गुणवत्ता की पैकिंग कृषि उत्पादों के साथ होती है तो यह बहुत सारे रोजगार उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगार की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए शिक्षा प्रणाली में उपाय, पहला है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को अधिक वृत्ति उन्मुख बनाना, जो न केवल शिक्षा के साथ साथ सफल रोजगार प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कौशल के साथ व्यक्ति को संपन्न बनाएगा। दूसरा, एक प्रकार की जांच प्रक्रिया बनाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुरूप विषय का चयन करता है। तीसरा, स्कूली स्तर पर नए विषयों और अध्ययन के क्षेत्रों की शुरुआत के साथ उन क्षेत्रों में नौकरी के अवसर की वृद्धि होनी चाहिए जो ऐसे विषयों को अध्ययन करने के लिए चुनाव वाले छात्रों को नियुक्ति करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या आप कुछ ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत हो गया है? तो हाँ, मुझे अपने गांव के एक किसान द्वारा सुनाई गई कहानी याद आती है। उसने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व उसके गांव में सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कों, बाजार और यहाँ तक कि पानी व बिजली की उचित आपूर्ति का भी अभाव था। गांव के लोगों ने पंचायत का ध्यान इन सभी समस्याओं की ओर आकर्षित किया। पंचायत ने एक स्कूल जिसमें कई लोगों को रोजगार मिला। जल्द ही वह गांव के बच्चे वहां पढ़ने लगे और वहां कई प्रकार की तकनीकी का विकास हुआ। अब गांव के वाले के पास बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पानी एवं बिजली की उचित आपूर्ति मिलती है उपलब्ध है। सरकार ने भी जीवन को स्तर को सुधारने के विशेष प्रयास किए। कृषि एवं गैर क्रियाओं अब भी आधुनिक तरीके से की जाती है। 15 है, किस पूंजी से आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भूमि पूंजी और मानव पूंजी, क्यों? तो मानव पूंजी उत्पाद के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों का उपयोग करती है। अन्य संसाधनों अपने आय उपयोग नहीं हो सकते, इसलिए मानव पूंजी को सभी संसाधनों में सबसे अच्छा माना जा सकता है। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।